बदल गया। अबे यार थोड़ा सा तो बच्चा है बस। हाँ नहीं 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 स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा तो बच्चा स्टार्ट कर दिए। ऐसे मम्मा स्टार्टिंग में बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके शर्ट में भी पॉकेट है क्या? कैसा लग रहा है मम्मा आपको यूट्यूबर बनके? मम्मा स्टार्टिंग में बस करना था 1 2 3 4 5। अगर आपको लेके अब आप फंबल कर रही हैं तो 2 सेंटेंसेस पीछे जाइए। या फिर अगर आपने अभी अभी टॉपिक स्टार्ट किया तो वो उस टॉपिक को वापस से पढ़ाइए। तो सब शांत दिमाग करके ही नहीं कि बच्चों ये स्टेट बोर्ड में भी लागू होगा और सीबीएसई में भी ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5। वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो चल रहा है नीचे। गौरी बंद कर दो आवाज। वो नीचे चल रहा है, फिर आप कहेंगी कि श्रीकांत तुमने जानबूझ के बंद नहीं करवाया था। अब नहीं करे ना 1 2 3 4 5। हो गया हैं? हो गया 1 2 3 4 5 6 7। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्टर। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। जैसे हेडिंग आप देख रहे हो, हाउ टू फ्रेम अ गुड आंसर। तो आज पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे हम लोग करेंगे। सो पहले तो आपने यहाँ पे हेडिंग देखा कि फर्स्ट इम्प्रेशन। जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है वही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है। आपकी जो आंसर शीट है वहाँ पे गुड हैंड राइटिंग है कि बैड हैंड राइटिंग है या रीडेबल ही नहीं है वो राइटिंग आपकी, तो वो उस पे बेस होता है। तो जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपका हैंड राइटिंग का इम्प्रेशन है, आपकी आंसर शीट है। और वो जो भी बंदा है वो उसने बड़ा ही हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसकी आंसर के लिखने का तरीका तो अच्छा होने के बावजूद वो जो हैंड राइटिंग है वो उसके लिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टर। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, हाउ टू फ्रेम अ गुड आंसर। तो कैसे अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे आप फ्रेम करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो आपके हर एक सब्जेक्ट पे ये अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन सिर्फ मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स तो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो वहां पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टर। सो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। देखिए हेडिंग क्या है, हाउ टू फ्रेम अ गुड आंसर। तो आपका आंसर कैसे आप अपना आंसर कैसे आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो, आज पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे चलेगा। सो जो फ्रेम है ये फ्रेम क्वेश्चन के लिए, तो वो क्वेश्चन आपका साइंस से भी हो सकता है रिलेटेड, आपका एसएसटी से भी रिलेटेड हो सकता है, देन आपका हिंदी से भी रिलेटेड हो सकता है और इंग्लिश से भी रिलेटेड हो सकता है। सिर्फ मैथ्स को एक्सक्लूड करूंगी मैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जो स्टेप वाइज जो है उसका कैलकुलेशन होता है, तो वहां पे आपको फ्रेमिंग नहीं करनी पड़ती है, आपको स्टेप वाइज आंसर जो है अपना फाइंड आउट करना पड़ता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वही आपका लास्ट इम्प्रेशन है। तो आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी पार्टी में जाते हैं, आप अपने आप को एकदम वेल मेंटेन करके और मतलब मैचिंग सब कुछ होना चाहिए, इस तरीके से आप जाते हो किसी भी पार्टी में, चाहे बॉयज की बात करूं चाहे गर्ल्स की बात करूं या किसी भी पर्सन की बात करूं, तो वो अपना बहुत ध्यान रखता है इस चीज का। सो आपको भी अपनी आंसर शीट को आपके एग्जामिनर को दिखाना है। वहां पे ना आपकी फोटो लगी हुई है, ना ही आपका कोई ऐसा क्लू है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का है। तो ये आपकी जो हैंड राइटिंग है, गुड हैंड राइटिंग, यही आपको वहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ पे आंसर शीट इज योर वीसी, दैट इज विजिटिंग कार्ड। जो आपका आंसर शीट है वही आपका विजिटिंग कार्ड है, ये मान के चलिए। आपके विजिटिंग कार्ड जैसे किसी भी पर्सन का होता है, आप उससे मिलने जाते हैं तो आप अपना सबसे पहले विजिटिंग कार्ड अंदर भेजते हैं। किसी भी ऑफिस में जाने से पहले रिसेप्शनिस्ट को आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, जो कि वो पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचाता है। अब आपका विजिटिंग कार्ड देख के ही आपके नाम को आपको वो
पर्टिकुलर पर्सन जो है आपको जज करता है कि आप कहाँ से आए हो और आपका नाम क्या है। सेम यही चीज आपकी हैंडराइटिंग पे भी लागू होता है कि मीन्स आपका जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो आपका हैंडराइटिंग ही वो चेक करेगा कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, रीडेबल है कि नहीं है ये रीडेबल, है ना। बहुत चीज होती है। अब अच्छी राइटिंग है, कंटिन्यूअस हो, जो एग्जामिनर है वो बड़ा खुशमन से है और एकदम अच्छा, आज तो बड़ा अच्छा हैंड राइटिंग है, चलो आज इसको 1 नंबर ज्यादा ही दे देते, ये बहुत इफेक्टिव होता है गुड हैंड राइटिंग। और वहीं अगर आपने बहुत अच्छे से फ्रेम किया है और वो बहुत मतलब उसको पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे वो देगा नंबर, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना जो है, जो उसको प्रॉब्लम हुई है उस आंसर को जो है चेक करने में, वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा निकालेगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट फर्स्ट। फर्स्ट नहीं, इसको मैं एक मेन या बैकबोन कहें इसमें रखूंगी। देन यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं एक्चुअली, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई। जब भी आप किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए। हु इज दिस पर्सन, या हु इज दिस हो। जब भी आप अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपके माइंड में ये 4 वर्ड्स आने चाहिए और इससे फ्रेम करना आसान होता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं किसी आंसर को फ्रेम करती थी तो मैं जरूर ये देखती थी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये कौन सा वर्ड जो है फिट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे मैं उस आंसर को फ्रेम करूं। अब मैं पॉइंट वाइज चलती हूँ कि आपके आंसर शीट आपको मिल गई है, अब आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है, ये तो होना ही होना है। अच्छा, एक चीज मैं हैंडराइटिंग पे और भी ध्यान बताऊंगी कि हैंडराइटिंग आपका अगर नहीं इम्प्रूव कर पाते तो क्या करना चाहिए। तो हैंडराइटिंग अगर इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक और टूल है, वो ये है कि आप अपनी राइटिंग को नीट और क्लीन बनाइए। नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने में, कोई बात नहीं, 4 मंथ्स ही रह गए अब, तो आपको इस पे वर्कआउट इतना नहीं करना है, लेकिन राइटिंग को आपको ऐसा अपनी राइटिंग को लिखना है कि वो नीट एंड क्लीन दिखे, आप मतलब एग्जामिनर को प्रॉब्लम ना हो उसको रीड करने में आपके आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइन योर आंसर। नेक्स्ट है डिजाइन योर आंसर। अब यहाँ पे चलते हैं और पॉइंट्स वाइज चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने डाला है रेंज एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन। रेंज एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन। अब आपसे पूछा गया है ए और आपने बी सी डी ई एफ सब कुछ भर दिया और ए है ही नहीं। एग्जामिनर वेट कर रहा है, रीड करता जा रहा है करता जा रहा है, क्योंकि आपकी राइटिंग तो गुड हो गई अभी, है ना, आपने इतनी प्रैक्टिस करी कि आपकी राइटिंग अच्छी हो गई है। और अच्छी नहीं बना पाया तो एटलीस्ट नीट एंड क्लीन तो है ही, है ना। तो एग्जामिनर रीड करता जा रहा है करते जा रहा है और उसको कहीं पे भी ए मिल ही नहीं रहा है, ए हेडिंग या ए टॉपिक मिल ही नहीं रहा है, बी सी डी ई एफ सब कर दिया आपने, तो वो उसकी खुन्नस जाएगी नहीं, फिर वो सोचेगा ये कि रिलेटेड टू क्वेश्चन तो है ही नहीं, है ना। अब आप जब रिलेटेड टू क्वेश्चन नहीं डालते तो आपका रेंज बढ़ जाता है। रेंज यानी कि एक होता है 50 to 60, है ना, 80 to 90 वर्ड्स, है ना, ये वर्ड्स क्या रेंज की बात कर रही हूं मैं, है ना। तो वो क्या होता है, एक्सीड जरूर करेगा, है ना। जब भी आप रिलेटेड टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आंसर में तो वो जरूर, वो डेफिनेटली एक्सीड करेगा आपका आंसर। तो वो ढूंढता रह जाएगा कि वो जो पूछा है वो कहाँ है, और वो नहीं मिला तो वो फिर तो सारा बदला लेना है ना उसको। तो वो रेंज एक्सीड हुआ, प्लस वो आंसर रिलेटेड नहीं था, तो आपका एक तो कॉपी भरते जा रहे हो आप, ठीक है, वो शीट आंसर शीट भरती जा रही है और वो आपको मतलब वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसका आंसर रह ही नहीं गया वहां पे, है ना। तो ये यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड है बैलेंस आंसर। आपका आंसर बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। कैसे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 मार्क्स लिखा है मैंने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 1 हेडिंग डाला, 2 हेडिंग डाला, 3 हेडिंग डाला, ठीक है।
3 मार्क्स है तो 3 हेडिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट हेडिंग में आपने 10 लाइन डाल दी, 10 लाइन्स आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसके बाद इस हेडिंग में आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, आपने 1 लाइन लिख दी, ठीक है। अब थर्ड लाइन में आपने 5 लाइन लिख दी। बैलेंस है? कहीं पे भी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एकदम मतलब डिसबैलेंस केस है पूरा का पूरा। आपने पहले क्वेश्चन जो हेडिंग में 10 लाइन लिख दी, भर दिया पूरा आंसर, एक ही टॉपिक पे एक ही हेडिंग में सारा आपने भर दिया शीट, ठीक है। अब जो सेकंड जो हेडिंग है उसमें आपके पास है ही नहीं, आपके पास लिखने को कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने ढंग से उस टॉपिक को रीड ही नहीं किया है ना। तो आपको इस टॉपिक को वो ही हेडिंग यहाँ पे जानी चाहिए जहां पे आपके पास मटेरियल हो लिखने के लिए एटलीस्ट, ठीक है, और वो रिलेटेड टू क्वेश्चन हो और विद इन द रेंज हो, है ना। ये सारा कुछ मतलब आपका आंसर बैलेंस हो, रिलेटेड टू क्वेश्चन हो और रेंज के अंदर हो, मतलब ये कि ये जो रेंज है इसके अंदर ही हो, इससे एक्सीड ना हो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जो आंसर है 50 to 60 वर्ड्स में देना था, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको 65-70 कर दिया, लेकिन आपका आंसर प्रॉपर जा रहा है, मतलब आपका जो आंसर का फ्लो है वो प्रॉपर है। अभी मैं आऊंगी आंसर के फ्लो पे भी। तो आप अपने उस रिलेटेड टू क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया से आंसर देना स्टार्ट कर दिया और उसका एंड भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने किया। स्टार्टिंग भी, मेन हेडिंग, मेन जो आपका मिडिल वाला जो एरिया है क्वेश्चन आंसर का वो भी, और एंड वाला भी आपने बहुत ढंग से किया, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं, सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ब्यूटिफाई योर आंसर विथ फ्लो चार्ट, डायग्राम, वेन डायग्राम, देन बार चार्ट और एग्जाम्पल। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप वहां पे इन सारे में से कोई एक या कोई दो डालते हैं तो डेफिनेटली आपके आंसर को थोड़ा सा हैवीनेस मिलेगी, आपका आंसर थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर के निगाह में रहेगा कि अरे वाह ये कैसा मतलब बढ़िया सा आंसर मिल गया है। एक तो आपने अपनी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन या फिर अच्छी कर ली है, ठीक है। अब आपने रेंज के अंदर आंसर दिया है, ठीक है, और रिलेटेड टू क्वेश्चन दिया है, आपका आंसर बैलेंस फॉर्म में जा रहा है। इसके बाद आपने वहां पे फ्लो चार्ट या डायग्राम या एग्जाम्पल डाल दिया, ठीक है। जनरली डायग्राम और एग्जाम्पल देते हैं या फिर बार चार्ट और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट एग्जाम्पल देते हैं, वेन डायग्राम फिर एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें से कोई भी एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में भी उसको खूब डिस्क्राइब किए जा रहे हैं और वही चीज आपने वेन डायग्राम में भी डाल दी, वही चीज आपने फ्लो चार्ट में भी डाल दी, तो कोई इसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपको थोड़ा सा अलग डिस्क्रिप्शन वाले उसमें टॉपिक में आपको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा, जो फ्लो चार्ट में बता दिया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा अपने उस पर्टिकुलर आंसर को लिखने में, ठीक है। जितना बताया फ्लो चार्ट में वो बता दिया, बस उसके बाद जो बताना है वो आपको डिस्क्रिप्शन वो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, समरी। थर्ड पॉइंट हो गया। अब इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल, आपकी इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट, जैसे जहाँ का स्टेट होता है वहाँ की भी लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्रियन जो होते हैं वो मराठी जनरली लेते हैं तो उनकी लैंग्वेज मराठी है। देन गुजराती जो है वो उनकी गुजराती लैंग्वेज है। तो ये जो मैं फ्रेम बता रही हूँ आंसर को लिखने का क्या फ्रेम होना चाहिए, ये हर एक लैंग्वेज पे भी सेम अप्लाई होगी। यहाँ पे ये नहीं है कि ये बायोलॉजी में ही अप्लाई होगी या फिर ये एसएसटी में ही अप्लाई होगी, ये आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते समय ये आपको पॉइंट ध्यान देना होगा, और ये हर जगह अप्लाई हो कर सकते हैं आप, एक्चुअली होता है और आप कर भी सकते हैं एक्चुअली। तो आपको अपनी लैंग्वेज स्किल को आपको इम्प्रूव करना है। कैसे? आप मतलब ये कि आपका एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, आपने एक सेंटेंस क्रिएट किया, वो आप लिखते जा रहे हैं और उसका फुल स्टॉप के पहले वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो एंड से मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि
आपने जब स्टार्ट किया किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट किया है, किसी आंसर को लिखना है आपको और उसका जो है सेंटेंस स्टार्ट किया, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। वो दो ऐसा मतलब रास्ता नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो लैंग्वेज स्किल है वो इम्प्रूव करनी है उसको आपको। और फ्लो ऑफ लैंग्वेज मतलब अभी मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ लैंग्वेज क्या है, कि मैं आप जो है अपने आंसर को फ्रेम कर रहे हैं पॉइंट वाइज हेडिंग वाइज, मतलब आराम से धीरे धीरे आपका जो आंसर है वो एकदम आराम से धीरे धीरे हेडिंग वाइज चलता जा रहा है और वो इसका स्टार्टिंग और एंड एकदम फ्लो में जा रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि उस फ्लो को आपको मेंटेन करना होगा अपने लैंग्वेज के बेसिस पे। अब जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में सूरदास की बात करें, तो सूरदास के अगर उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया जा रहा है तो उनके आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि सूरदास का नाम क्या, सूरदास जी थे वो कहाँ पैदा हुए थे, फिर वो किस सन में पैदा होते, इसके बाद उनका लास्ट में डेथ बताना और बीच बीच में सारी की सारी आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, मैं लैंग्वेज की यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा एक फ्लो में जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा जिग जैग जा रहा है, मतलब स्टार्ट कहीं से किया एंड कहीं पे कर दिया और बीच में जो कुछ हो रहा है आंसर में वो कुछ पता नहीं है, ना आपको पता है एग्जामिनर को तो वैसे भी नहीं पता चलेगा, है ना, क्योंकि आपने इतनी खिचड़ी पकाई है तो वो आपने पकाई है और एग्जामिनर तो इतना टाइम ही नहीं रहता उसके पास कि वो आपकी खिचड़ी बनी हुई देखे, है ना। आपको दिखानी पड़ेगी कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपने कैसे फ्रेम किया आंसर को, आपको एग्जामिनर को इंसिस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये राइटिंग अच्छी है और ये फ्रेम अच्छा मैंने किया, आप पढ़िए, आप एटलीस्ट इसको रीड करिए, उसको इंसिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर डिस्क्राइब कीजिए, एक लाइन में ही सही, लेकिन आपको वहां पे इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, ये मेरे हिसाब से। फिर मेन बॉडी होनी चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ये भी इंट्रोडक्शन भी आपका उसी से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन आप किसी चीज को बताते हैं तो पहले तो उसका एक क्राइटेरिया तैयार करते हैं ना, किसी भी चीज को आप किसी दूसरे पर्सन को, किसी मान लीजिए मैं हूँ, मेरे बारे में, मैं अपने बारे में किसी को बता रही हूँ तो मैं बताऊंगी ना कि ये पर्सन क्या कहते हैं, मैं जो हूँ। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे, इंट्रोडक्शन पार्ट, देन मेन बॉडी, देन कंक्लूजन, ये फिफ्थ पॉइंट में इस ये मेरे हिसाब से है, एक्चुअली मैंने इसको मैं अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर फ्रेम करते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, 1 to 2 लाइन ही सही, लेकिन आपको वहां पे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आप किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन का नंबर तो बता दिया है कि हाँ ये आंसर जो है आंसर थर्ड है, थर्ड का ए पार्ट है या बी पार्ट है, आपने वो डाल दिया, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आप किस चीज को या किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन दे दिया, देन मेन बॉडी, अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा क्या उसको पूरा अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट वाइज और हेडिंग वाइज, मतलब ये कि आपकी हेडिंग में ही वो पॉइंट होना चाहिए। आप अगर किसी क्वेश्चन में हेडिंग डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके 5 जो मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 5 हेडिंग तो होनी ही चाहिए, और उसमें हर एक हेडिंग में आपको अपना थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। देन लास्ट में कंक्लूजन, मतलब आपने जो क्वेश्चन लिखा उसका लास्ट में आपने क्या कंक्लूड किया, आपके हिसाब से क्या हुआ, है ना, या उस क्वेश्चन के हिसाब से उसका एंड करना जरूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके आंसर को जब आप लिखते हैं तो उसको आपको उसका इंट्रोडक्शन देना ही देना है और उसको एंड एकदम मतलब अच्छे से करना है उसको, ये नहीं कि बस लग रहा है कि
आधे पे ही छोड़ दिया और बस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेन बॉडी जो आपकी जो मेन जो आंसर की जो बॉडी है वो डालनी है, वहां पे सारे हेडिंग वगैरह आ जाएंगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन यानी उसका एकदम अच्छे से एंडिंग करनी है उस आंसर की, ठीक है। 6 पॉइंट है मास्टर टू क्रिएट योर ओन हेडिंग। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहता है जिसकी हेडिंग ही नहीं बन पा रही है और वो उतने मार्क्स का है जहाँ पे हेडिंग डालना जरूरी है, मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और वहां पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि वहां पे हेडिंग बन नहीं पा रही है, तो ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि उस आंसर में आपको हेडिंग 3 डालनी है, वो तो मैंने पहले ही कहा। तो आपको खुद की हेडिंग बनानी पड़ेगी। आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतनी बार रीड करिए कि अपने आप ही आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप खुद का बनाया हुआ हेडिंग डाल सके, और ये कहीं से भी गलत नहीं है। हेडिंग आपकी रहेगी, उसके अंदर का कंटेंट तो आपका रहता ही है, तो हेडिंग डालने में क्या बुराई है ना। और ये सारा कुछ आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे कर सकते हैं, इसका कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। जैसे किसी भी इसका कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आप प्रैक्टिस के बिना भी अपनी खुद की हेडिंग बना पाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आप बहुत आपको रीड करना पड़ेगा, बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो एंड होता है आज का सेशन। बताइए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं एक मोटो लेके चल रही हूँ इस चैनल को। जब भी मैंने जो है क्रिएट किया था तो मेरा एक मकसद था, तो उस मकसद को मैं अपने कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। इतना गंदा लग रहा था मम्मा। एक मोटो लेके चल रही हूँ, क्या लेके चल रही हूँ मेरे को खुद को नहीं पता, बट लेके चल रही हूँ मैं। सो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी। जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना बोल दीजिए, खत्म। बस करो। सो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, तो नहीं होता, इसको होता है। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में आप ये दिख गया, वहां पे देख रहा था मैं, और जब ऐसे किए ना वो दिख गया इसमें। सो आज का सेशन यहीं पे सेशन नहीं होता, वीडियो होती है। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे थोड़ा सा हेल्प आपकी भी चाहिए। आपको मुझे बताना है कि एक सिंपल सी लाइन, सिंपल रखिए उसे। सो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। पीस आउट, या जो कुछ भी आपका। आज का वीडियो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस इज श्वेता सिन्हा, नहीं दिस इज श्वेता सिन्हा, यू आर वाचिंग साइंस स्टार्स। पीस आउट। क्या मस्त लगे यार बोलने में, 24 मिनट की बस है। फंबल हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, हम पहले देखेंगे उसके बाद तुम करना। पहले तुम ले लो अपने पास इसको। क्या फायदा क्या हुआ।